आप सभी ने वेताल पचीसी का तो नाम सुना ही होगा। अब आप सोचते होंगे ये भी क्या कोई ज्ञानियों वाली बात है, वेताल पचीसी। लेकिन इस वेताल पचीसी पर देश में बहुत बड़े बड़े अनूठे प्रयोग किए गए हैं। इस देश ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं जिनको कि बहुत ही तलों पर पढ़ा जा सकता है, जिनमें परत दर परत अलग अलग रहस्य और अर्थ, जिनमें एक साथ 2, 3, 4 या 5 अर्थ एक साथ दौड़ते रहते हैं, जैसे कि एक साथ में 5 रास्ते चल रहे हों। एक छोटा बच्चा भी वेताल पचीसी पढ़कर प्रसन्न होगा और परम ज्ञानी भी पढ़कर प्रसन्न हो जाएगा। खोजी को मार्ग मिल जाएगा, पहुँचे हुए को मंजिल की प्रत्यभिज्ञा होगी। जो नहीं खोजी है, जो नहीं पहुँचा हुआ है, उसके आगे केवल चित्त के आनंद का मनोरंजन होगा। वो भी क्या कम है, थोड़ी देर को मन का बहलाव तो हो जाएगा। तो जो ये पार्ट है वेताल पचीसी की पहली स्टोरी का पार्ट है। 2500 कथाएं अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं, लेकिन जो आज स्टार्टिंग है इस कहानी की वो सम्राट विक्रमादित्य के दरबार से शुरू होती है। सुबह का वक्त था, सम्राट विक्रमादित्य का दरबार लग चुका था। रिवाज के अनुसार लोग सम्राट को भेंट चढ़ाने के लिए सुबह सुबह आया करते थे। एक दिन एक फकीर आता है और एक जंगली सा दिखने वाला फल सम्राट को भेंट कर देता है। सम्राट मन ही मन थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि इस फल को देने के लिए इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन कोई बात नहीं, फकीर है, फकीर के पास और हो भी क्या सकता है। तो राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। सम्राट के पास में ही वजीर बैठा था, उसने वो फल हाथ में ले लिया। तो जो भी भेंट आती थी वो वजीर लेता रहता था और अपना साइड में रखता जाता था। ये सिलसिला 10 वर्ष तक चलता रहा। वो फकीर रोज आता और रोज वही फल राजा को भेंट कर जाता और राजा उठाकर उसे वजीर को दे देते। कभी भी नहीं पूछा कि हाँ ये फल किस चीज़ का है, क्योंकि सैकड़ों लोग सुबह के टाइम पर आते थे भेंट लेकर के, तो इतनी फुर्सत नहीं होती थी, समय नहीं होता था पूछने का। तो शायद फ़कीर से भी पूछने जैसा कुछ नहीं लगा। पर एक दिन सम्राट का बंदर जो उन्होंने पाल रखा था वो सम्राट के पास में ही बैठा हुआ था। तो सम्राट ने वो फल उठाकर वजीर को नहीं दिया बल्कि उस बंदर को दे दिया। बंदर ने फल खाया और उसके मुँह में एक बहुत बड़ा सा हीरा निकला जो उस फल में छिपा हुआ था। नीचे गिर गया तो सम्राट चौंक गए। इतना बड़ा हीरा उन्होंने कभी नहीं देखा था। सम्राट ने वजीर से फ़कीर के दिए जाने वाले फलों के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं। वजीर ने भी ये सोचा था कि जंगली फल हैं, पर फिर भी उसने सोचा कि सम्राट के पास संभल कर रहना पड़ता है, तो एक तलघरे में वो फेंकता जाता था, क्योंकि फलों का करोगे क्या, जंगली थे, खाने योग्य भी नहीं थे, स्वाद भी ठीक नहीं था। तलघरा खोला गया, भयंकर बदबू से भरा हुआ था, क्योंकि सारे फल सड़ चुके थे। लेकिन उन सड़े हुए फलों के बीच हीरे चमक रहे थे। ऐसे हीरे कभी सम्राट ने देखे भी नहीं थे। फ़कीर को कहा कि ये राज क्या है, तुम चाहते क्या हो, किस लिए 10 साल से ये भेंट लेकर आ रहे हो, और मैं कैसा एक ज्ञानी कि मैंने कभी देखा भी नहीं। मैंने समझा जंगली फल हैं, होश ना हो तो ज़िंदगी ऐसे ही चूक जाती है। उस फ़कीर ने कहा कि ज़िंदगी रोज़ ही आती है, लेकिन जंगली फल समझकर तुम फेंकते चले जाते हो, और हर फल के अंदर हीरा छिपा है जिसे तुमने कभी देखा नहीं। खैर जो हुआ सो हुआ, पीछे की तरफ मत जाओ, अन्यथा तुम फिर से चूक जाओगे, और आगे की तरफ मत दौड़ो, क्योंकि मैं देखता हूँ सपने दौड़ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे हीरे हैं। दुनिया के सबसे बड़े सम्राट हो गए हो, आगे भी मत जाओ, पीछे भी मत जाओ, और मैं जो कुछ तुमसे कहना चाहता हूँ वो सुन लो। सम्राट सजग होकर बैठ गए थे। ये कोई साधारण आदमी नहीं था जिसे कि अभी तक ये फ़कीर समझ रहे थे। ज़िंदगी साधारण नहीं है, आसान नहीं है, और जो ज़िंदगी ने तुम्हें दिया है वो असाधारण है। लेकिन तुम्हें होश नहीं है। तुम हंसोगे कि 10 साल तक ये आदमी बेहोश क्यों रहा। तुम कई जन्मों से हो, राजा वीर विक्रमादित्य तुम भी हो। हजारों साल से तुम ऐसे ही बैठे हो और ज़िंदगी रोज़ फल दिए जा रही है। हर पल छिपा हुआ जीवन का हीरा तुम्हारे पास आता है। सम्राट के आगे बैठा व्यक्ति अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। राजा ने कहा, तुम्हारी एक एक बात सुनने जैसी है। उसने कहा कि मैं 10 वर्ष से तुम्हारे पास आ रहा हूँ इसी प्रतीक्षा में कि किसी दिन तुम जागोगे, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूँ जो वीर हो, और वो तुम हो। इसलिए विक्रमादित्य का नाम वीर विक्रमादित्य पड़ा। सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं जिन्हें भारत ने वीर कहा है, एक महावीर को और एक विक्रमादित्य को। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम वीर हो, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है वीर होने के लिए
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जागो वर्तमान के प्रति, तब तुम मेरे काम के हो सकते हो। मैं एक बड़े महान तंत्र पर कार्य करने में लगा हूँ। उसमें मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो वीर हो, जिसे कोई भी चीज़ भयभीत न कर सके और जो होशपूर्ण हो। अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस की रात है, तुम सांझ मरघट पर पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इतना कह के फकीर तो चला गया, लेकिन सम्राट सोच में पड़ गया। उसने सोचा झंझट में पड़ना सही नहीं है, लेकिन फिर ये तो कायरता होगी, और ये एक ऐसा आदमी है, इसके साथ थोड़ी दूर जा कर के देखने जैसा है। पता नहीं हम जैसे जंगली फलों को फेंक रहे थे, पता नहीं मरघट में कौन से स्वर्ग का मोक्ष का द्वार खुल जाए। अपने आप को राजा वीर विक्रमादित्य समझाता रहा। अंदर अंदर थोड़ा डर भी लग रहा था। बहादुर से बहादुर आदमी भी डरता है। तुम यह मत सोचना कि सिर्फ कायर ही डरते हैं, डरते तो बहादुर भी हैं। फर्क क्या पड़ता है बहादुर और कायर में? बहादुर डरता है तो भी करता है, कायर डरता है तो भाग खड़ा होता है। डरते दोनों हैं, डरने के संबंध में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो डरे ही नहीं वो बहादुर भी उनको क्या कहना। वह तो लोहे लकड़ी पत्थर का बना हुआ आदमी है, वह बहादुर नहीं है। डर तो स्वाभाविक होता है, लेकिन बहादुर डर को किनारे पर रख देता है और घुस जाता है, और भयभीत को सिर पर रख लेता है, भाग खड़ा होता है। खैर आधी रात विक्रमादित्य पहुंच गया मरघट पर। बड़ा डर लगता था। वह कोई साधारण रात नहीं मालूम होती थी। शायद इतनी भयंकर रात होती है विक्रमादित्य को पता भी नहीं था। इससे पहले इतनी रात को वो कभी मरघट पर भी नहीं आया था। महलों में ही रहा, सिर्फ मरघट का नाम सुना था, जो एक शब्द मात्र था। आज मरघट पर जीवन है, उसका दाव है। आज मरघट केवल शब्द ही नहीं रहा, आज एक अनुभव है। तुम भी कभी अमावस की आधी रात को मरघट पर जाओ, तब तुम्हें इस शब्द का अर्थ पहली बार पता चलेगा। शायद आपके शब्दकोश में जो अर्थ लिखा है वो सत्य नहीं हो। मरघट एक अनूठी घटना है, चारों तरफ रहस्य है। चारों तरफ फैली एक गहन शांति की गहन तरंगें, भय, खतरा, भूत प्रेत की काल्पनिक चीख पुकार, और वह तांत्रिक अपना मंडल रचकर बैठा है नग्न। चारों ओर मानव खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ है, और एक मानव लाश पास में ही रखी है, जिसका सिर उसने ऊपर से काट रखा है। सम्राट ने कहा, मैं आ गया हूँ। तांत्रिक ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, वह जो वृक्ष है जिस पर थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ रही है, वह विशाल वृक्ष देख रहे हो ना, उस पर कुछ लाशें टंगी हैं। तुम उस लाश को वृक्ष से उतारकर मेरे पास ले आना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एकदम सजग रहना, होशपूर्ण। यह तलवार की धार चलने जैसा ही है, जरा सा चूके कि गए। शांत रहना, शायद फिर मैं भी तुम्हारी कोई सहायता ना कर सकूं। धड़कती हुई छाती से विक्रमादित्य उस वृक्ष की ओर चला गया। हाथ में उसने नंगी तलवार ले रखी थी। चारों तरफ गहन शांति थी। पैर जब जमीन पर सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे, उनका शोर खड़खड़ाहट भी भारी पड़ रहा था कदमों को। अपनी ही सांसें कैसे चीर रही थी शांति को। वो धीरे धीरे वृक्ष के नज़दीक जाने लगा जिस पर लाश लटकी हुई थी। वो भी एक नहीं, पूरे 25। बड़ी भयंकर बदबू आ रही थी उनमें से। उन लाशों के चारों ओर पेड़ों पर उनकी टहनियों पर चमगादड़ उल्टे होने का एहसास मन में और भी डर भर रहे थे। उनकी कर्कश ध्वनि से और दुर्गंध से वीर विक्रमादित्य का दम घुटा जा रहा था। किसी तरह नाक को अवरुद्ध करके वृक्ष पर चढ़ गया। हाथ पैर कांप रहे थे। वृक्ष पर चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। किसी तरह उसने लाश की डोरी काटी और वह जमीन पर धम से गिरी। न केवल गिरी बल्कि खिलखिलाकर हंसी। विक्रमादित्य के प्राण निकल ही गए होंगे। सोचा था मुर्दा है, वह तो जिंदा मालूम होता है, और जिंदा भी अजीब हालत में। घबराया और नीचे उतरा। फिर उसने उससे पूछा, क्यों हंसे, क्या मामला है? बस इतना ही कहना था कि लाश उड़ी और वापस वृक्ष पर लटक गई। और लाश ने कहा कि शांत होना, तो तुम ही मुझे फकीर तक ले जा सकते हो। तुम बोले और चुप गए। दोबारा लाश की रस्सी काट कर नीचे लाया। बड़ा मुश्किल काम था। बोलने से भी थोड़ी राहत मिल जाती, क्योंकि जब आदमी को भय लगता है, कुछ बोलना चाहता है। भय जब लगे, अपने को भुलाने के लिए गीत गुनगुनाने पड़ते हैं। थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है।
राम राम जपने लग जाता है। कोई तो सहारा चाहिए, अब बोलना भी नहीं है, शांत भी रहना है। भयंकर सन्नाटा और चारों तरफ मौत। शायद इसलिए आदमी अतीत की सोचता है, भविष्य की सोचता है, क्योंकि डरता है वर्तमान के क्षण में भी जीवन भी है और मौत भी, दोनों एक साथ हैं। क्योंकि वर्तमान में ही तुम मरोगे और वर्तमान में ही तुम जीते हो। ना तो कोई भविष्य में मर सकता है और ना ही भविष्य में जी सकता है। जब मरोगे तब अभी और यहीं। वर्तमान के क्षण में मरोगे, आज मरोगे, कल तो कोई भी नहीं मरता, तो कल कैसे मरोगे? कल आता ही नहीं। जब मर नहीं सकते तो कल में जियोगे कैसे? कल का कोई आगमन ही नहीं होता, कल है ही नहीं। जो है अभी और यहीं है। बोले कि चूक जाते हो, सोचे कि चूक जाते हो। बड़ा कर विक्रमादित्य ने अपने आप को रोका। बहादुर आदमी था। मुर्दा काट फिर नीचे गिराया और फिर हंसा। उसकी भयंकर खिलखिलाहट से सारा वातावरण क्षण भर के लिए कांप गया था। छाती कांप गई थी। नीचे उतरा, मुर्दे को कंधे पर रखा और चलने लगा। मुर्दे ने कहा कि सुनो, राह लंबी है, रात अंधेरी है और तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अब यहीं से राजा विक्रमादित्य की और बेताल की कहानी शुरू होती है। बार बार बेताल विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाता है और कहता है कि बीच में बोलना नहीं। लेकिन लास्ट में वो उससे एक ऐसे सवाल कर बैठता है जिससे कि राजा विक्रमादित्य को बोलना पड़ जाता है और फिर से बेताल वापस पेड़ पर लटक जाता है। तो आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।